तो शिक्षण के क्षेत्र में प्रधानाध्यापक होता है और ये सारे प्रिंसिपल से रिलेटेड, प्रिंसिपल का क्या रोल होता है उससे रिलेटेड होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का भी, निरीक्षक का भी और अभिभावक का भी, उपरोक्त सभी। इसे छात्र छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक, शिक्षक निरीक्षक, शिक्षक अभिभावक के संबंधों को संतुलित एवं निरीक्षित करना होता है। तो ये सब कार्य होते हैं प्रधानाध्यापक के। ऑप्शन नंबर सी। इसके शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता निर्भर करती है। तो ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, निम्न में से किसे अपने विभिन्न कार्यक्रमों तथा क्रियाओं को संचालित करने से पूर्व उसे नियोजन करना आवश्यक है। तो कार्यक्रमों क्रियाओं को संचालित करने से पूर्व उसका नियोजन करना आवश्यक है। ये है प्रधानाचार्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानाध्यापक को नियोजन कितने स्तरों पर करना चाहिए? तो प्लानिंग जो है, नियोजन जो है, ये करना चाहिए 3 स्तरों पर। ऑप्शन नंबर सी। प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो ये भी प्रधानाचार्य निर्धारित करते हैं। निम्न में से किसी कार्य का विभाजन करते समय उसे शिक्षकों की रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए? तो कार्य का विभाजन करते समय प्रधानाध्यापक को शिक्षकों की रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसको कार्य का विभाजन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी अध्यापकों को यथासंभव बराबर कार्य दिया जाए? तो यथासंभव बराबर कार्य दिया जाए, ये भी प्रधानाचार्य का हो गया। निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक शिक्षक से उनकी क्रियाओं तथा पाठों की योजना तैयार करवाए? तो ये भी दायित्व है प्रधानाध्यापक का। ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय में विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन कौन करवाता है? तो विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन भी प्रधानाध्यापक करवाता है। ऑप्शन नंबर सी। विद्यालय में सत्र के दौरान कक्षा परिनिरीक्षण व्यवस्था करता है? कक्षा परिनिरीक्षण की व्यवस्था कौन करता है? ये भी प्रधानाचार्य करता है। विद्यालय में कक्षा प्रोन्नति के नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो कक्षा में प्रोन्नति के नियम जो है ये भी प्रधानाचार्य ही निर्धारित करते हैं। निम्न में से कौन सर्वप्रथम शिक्षक है और फिर प्रशासक? पहले वो शिक्षक है और फिर वो प्रशासक है। तो ये प्रिंसिपल है जो पहले शिक्षक होता है, उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। निम्न में से किसी विद्यालय में 12 से 15 कालांश तक शिक्षण कार्य करना चाहिए? तो 12 से 15 कालांश तक शिक्षण कार्य किसको करना चाहिए? तो ऑप्शन देख सकते हैं, पर्यवेक्षक, शिक्षक, लिपिक। तो इन सभी को 12 से 15 कालांश तक शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला देखिए, प्रधानाचार्य का कक्षा में प्रवेश किस रूप में होना चाहिए? तो प्रधानाचार्य जो है वो कक्षा में प्रवेश उनका परामर्शदाता, सहयोगी और मित्र के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। प्रधानाध्यापक को निरीक्षण करते समय शिक्षक के किस व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षक के पर्यवेक्षक जो व्यवहार है उस पर ध्यान रखना चाहिए, पर्यवेक्षक व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता, दृढ़ता तथा नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया है? तो ये हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया है। क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। तो सही आंसर है वार्ड जी रीडर ने भी और पी रेन ने भी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक में मुख्यतः किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो माध्यमिक स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनमें विशेषताओं का मतलब इन सबका उसे ज्ञान होना आवश्यक है, यानी इन सबका ज्ञान होना उसे ज्यादा आवश्यक है। किसका? किशोरावस्था का होना ज्यादा आवश्यक है। तो क्योंकि माध्यमिक स्कूल में ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के ही बच्चे रहते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस स्कूल के प्रधानाचार्य को मुख्यतः किशोरावस्था की विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा माध्यमिक विद्यालय के। वह देखिए, कौन व्यावसायिक ज्ञान के अभाव में अपने पद के दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाह सफलतापूर्वक नहीं कर सकता? अगर उसे व्यावसायिक ज्ञान नहीं है, तो व्यावसायिक ज्ञान नहीं है तो प्रधानाचार्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। प्रधानाचार्य निम्न में से किसका नेता है? शिक्षक वर्ग का नेता है या समाज का नेता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानाचार्य जो है शिक्षक वर्ग का नेता होने के साथ साथ समाज का भी नेता होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक प्रधानाचार्य के वैयक्तिक गुण हैं। वैयक्तिक गुण जो है उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति, अच्छी आदतें, ये सब पर्सनल वर्च्यूज हैं प्रधानाचार्य के। किसी प्रधानाचार्य का व्यावसायिक गुण कौन सा है? व्यावसायिक गुण इनमें से चुनना है। तो व्यावसायिक ज्ञान, विद्वता, निष्ठावान, ये सभी जो है व्यावसायिक गुणों में आते हैं। प्रधानाचार्य विद्यालयी गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं, उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन नहीं प्रदान कर सकता। अगेन इंपॉर्टेंट है,
इसका स्टेटमेंट है। सही उत्तर हो जाएगा, स्टेटमेंट है ये जेवी सीयर्स का, और हमने ये थ्योरी सेक्शन में डिस्कस भी किया है। अगर देखिए, जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा, यह उक्ति किसके लिए कहा गया है? जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा, तो ये प्रधानाध्यापक के लिए कहा गया है। अगर देखिए, किसका मत है कि विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्राचार्य शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है? एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर करती है। तो ये कथन कहा है आपका जसवंत सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालय के कार्यकलापों में प्रधानाचार्य का चरित्र किस रूप में प्रतिबिंबित होता है? तो प्रधानाचार्य का कार्यकलापों में जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से चरित्र प्रतिबिंबित होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट। इसका कथन है कि समाज में स्कूल की ख्याति तथा स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्राचार्य का विद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं इनके माता पिता तथा सामान्य पर कितना प्रभाव है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये स्टेटमेंट है सेकेंडरी शिक्षा आयोग की। निम्न में से कौन वह बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण विद्यालय पद्धति घूमती है? तो प्रधानाध्यापक के चारों ओर घूमती है। शिक्षा संस्था की किसी भी योजना का तब तक वांछित परिणाम नहीं निकल सकता जब तक उसका प्रशासन कुशल और विचारात्मक ना हो। यह मत जो है ये केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड का है। अगला देखिए, निम्न में से किस लेखक ने प्रधानाध्यापक की तुलना जहाज के कप्तान से की है? ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया है, आपको ध्यान आ रहा होगा कि जहाज के कप्तान की तरह होता है प्रधानाचार्य, और इसका सही उत्तर है WM रायबर्न ने। रायबर्न की हमने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी है, तो आप लोग ध्यान कर पा रहे होंगे। अगला देखिए, किसका मत है कि जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा ही विद्यालय भी होगा? तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये किसी का स्टेटमेंट नहीं था, हमने डिस्कस किया था कि जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय भी होगा। ये किसी स्पेसिफिक शिक्षा शास्त्री ने नहीं दिया है स्टेटमेंट। घड़ी में जो स्थान, ये भी हमने डिस्कस किया था थ्योरी सेक्शन में ये स्टेटमेंट। घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है तथा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। तो ये मत आपका PC रैन का है, ऑप्शन नंबर बी। यह किसका मत है कि सेनाएं निम्न कोटि की नहीं होती बल्कि सेनापति निम्न कोटि के होते हैं, और यही बात स्कूलों के लिए भी सत्य है। तो अगेन एक स्टेटमेंट है, और ये भी किसी स्पेसिफिक एक तरह से शिक्षा शास्त्री ने नहीं कही है ये स्टेटमेंट भी। तो ये स्टेटमेंट भी हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस की है, लेकिन ये किसी ने कही नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूज करने के लिए। अगला देखिए, शिक्षण क्रियाओं में प्रधानाचार्य द्वारा निम्न में से कौन से कार्य किए जाते हैं? तो पाठ्यक्रम निर्माण करना, शिक्षण विधियों की व्यवस्था, मूल्यांकन करना, ये सभी कार्य जो है प्रधानाध्यापक द्वारा किए जाते हैं। विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों की सफलता तथा असफलता किस पर निर्भर करती है? तो विद्यालय के सभी कार्यक्रमों की जो सफलता तथा असफलता है ये किस पर निर्भर करती है? तो ये शिक्षक पर निर्भर करती है, केवल प्रधानाध्यापक पर नहीं बल्कि शिक्षक पर निर्भर करेगी। देखिए, प्रधानाचार्य के शिक्षक संबंधी कार्य हैं। प्रधानाचार्य के शिक्षक संबंधी जो कार्य हैं वो मार्गदर्शन देना, उन्नति के अवसर प्रदान करना, कार्यभार संतुलित करना, ये सभी हो जाएगा। निम्न में से किसका मत है कि विद्यालय प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग स्थापित करना है? तो ये है हेनरी रिवलिन का, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा के क्षेत्र में केवल लेखा जोखा रखना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उस धन का से अधिकतम शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करना है। ये भी हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था, आपको आ जाने चाहिए ये क्वेश्चन सारे। आंसर है आपका मार्फेट का, ऑप्शन नंबर ए। मैंने अलग से बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो मार्फेट का ये स्टेटमेंट है। निम्न में से किसके द्वारा विद्यालय की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है? तो विद्यालय की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है विद्यालय प्रशासन के द्वारा। अगला है, किस लेखक ने कहा है कि विद्यालय भवन निर्माण पर कुल बजट का 20% व्यय किया जाना चाहिए? ये भी हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया है, और सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ये भी मार्फेट का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी। विद्यालय द्वारा निम्न में से किसके स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है? तो किसके स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है? तो वो छात्रों के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यालय द्वारा छात्रों के स्वास्थ्य के लिए करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? खेलकूद, छुट्टी, शिविर, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, ये सभी करने होते हैं। निम्न में से किसने प्राचार्य द्वारा स्कूलों के छात्रों संबंधी उपयोगी कार्यकलापों को निरूपित किया है? तो किसने निरूपित किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका GC पार्कर ने, ऑप्शन नंबर सी।
किसका मत है कि महान प्रधानाचार्य छात्रों के बड़े अच्छे मित्र होते हैं? तो महान प्रधानाचार्य छात्रों के बड़े अच्छे मित्र होते हैं, ये भी किसी का स्टेटमेंट नहीं है। हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस जरूर किया था, लेकिन ये किसी शिक्षा शास्त्री का स्टेटमेंट नहीं है। महान प्रधानाचार्य छात्रों के बड़े अच्छे मित्र होते हैं। महान प्रधानाचार्य किसके बड़े अच्छे मित्र होते हैं? तो ये छात्र के होते हैं, डिस्कस कर ही लिया हमने। प्राचार्य को छात्रों के लिए उपयोगी कार्यक्रम करना चाहिए ताकि उनका समुचित विकास हो सके। सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है तथा जानता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से जो है अध्यापक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है? प्रवेश से संबंधित जो नियम होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? तो ये जो है आपके प्रधानाचार्य ज्यादातर डिस्कस करते हैं। प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने कुल मिलाकर एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य से अपेक्षा की जाती है कि वो दैनिक बैठक करना, बजट तैयार करना, अध्ययन के पाठ्यक्रम को लागू करना। तो इनमें से क्या? सभी जो है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संस्थागत प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। तो शिक्षकों को उनकी विशेषता के अनुसार कार्य, विद्यालय की प्रगति के विकास के लिए और छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर। प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक तंत्र प्रशासन में मुख्य भूमिका होती है, किसकी होती है? अध्यापक, प्राचार्य या ए बी दोनों की? तो दोनों की ही मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषता बतानी है प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की। तो प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन में समानता, सार्वभौमिकता, स्वतंत्रता सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा प्रशासन के कारक हैं, कारक बताने हैं, प्राकृतिक है, व्यक्तिगत है या ए और बी दोनों है। तो शिक्षा प्रशासन के जो कारक होंगे वो ए और बी दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षा प्रशासन का मुख्य कार्य है। तो मुख्य कार्य इनमें से व्यवस्था, नियोजन, नियंत्रण करना, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण देन है। तो प्रणाली विश्लेषण जो है ये किसकी देन है? तो प्रणाली विश्लेषण जो है सिस्टम एनालिसिस, हमने यूनिट 3 में भी डिस्कस किया था, जो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और थर्ड पार्ट उसका प्रणाली विश्लेषण होता था। तो ये आधुनिक युग की देन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो यूजीसी का टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे थ्योरी में भी, लेकिन क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो यूजीसी की स्थापना बतानी है। तो ये सिफारिश थी विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर यूजीसी की स्थापना हुई थी। तो यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब कब हुई थी? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय में 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन हैं। चलिए, 2022 के चेयरमैन जो हैं वो एम जगदीश कुमार थे, अभी चेंज हो गए हैं। 2024 में चेयरमैन कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। यूजीसी के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो AICTE की स्थापना बतानी है किस समिति की सिफारिश पर? तो ये सरदार समिति की सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय इनमें से जो है वो आपका हैदराबाद विश्वविद्यालय है, हैदराबाद में ही स्थित है, आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1957 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना कब हुई थी? तो CBSE की स्थापना हुई थी आपकी 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है। तो शिक्षा केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व है किसका होगा? जिलाधीश, जिला विद्यालय निरीक्षक का, बेसिक शिक्षा अधिकारी या उपयुक्त सभी का? तो सही आंसर हो जाएगा
तो जिला जो विद्यालय निरीक्षक होता है इसका उत्तरदायित्व होगा माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जिला विद्यालय निरीक्षक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व है, जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है डाइट्स जो होते हैं, इसका उत्तरदायित्व किसका है? तो इसका प्राथमिक शिक्षण का उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है। अगला देखिए, केंद्र द्वारा संचालित विद्यालय किस पुस्तक का आयोजन करता है, यानी कौन सी पुस्तक छापता है या कौन सी पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन होती है? तो वो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का नियंत्रण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका नियंत्रण डाइट्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूर्व माध्यमिक शिक्षा किस डाइट्स के द्वारा जो है ये प्राइमरी शिक्षकों का जो है प्रशिक्षण किया जाता है, प्रशिक्षण का नियंत्रण किया जाता है। और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा जो है माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, डी बता दिया था। अगला देखिए, पूर्व माध्यमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? पूर्व माध्यमिक शिक्षा जो है ये आपका 2.5 से 6 वर्ष के लिए है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा। अगला देखिए, भारत में पूर्व माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किस संस्था का है? पूर्व माध्यमिक शिक्षा कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो किंडरगार्टन स्कूल भी होते हैं, मोंटेसरी स्कूल भी होते हैं और एकल शिक्षक शालाओं का भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली वहाँ की किस योजना से जानी जाती है? तो किसी भी देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो किस योजना के नाम से जानी जाती है? तो वो जो शिक्षा प्रणाली है, प्राथमिक शिक्षा योजना, पूर्व माध्यमिक शिक्षा योजना, माध्यमिक शिक्षा योजना, तो ये सभी से जानी जाती है शिक्षा योजनाएं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण संस्था होती है? प्रत्येक जो विश्वविद्यालय हैं उनमें सीनेट अथवा कोर्ट भी होता है, कार्यकारिणी परिषद अथवा सिंडिकेट भी होता है, फैकल्टीज भी विभाग भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी होते हैं। शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो ये शैक्षिक प्रशासन के संबंध में स्टेटमेंट है और ये आपको ध्यान रखनी है। और ये स्टेटमेंट है आपकी एस.एन. मुखर्जी की। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य क्या हैं? शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य जो हैं तो ये सभी हो जाएंगे, व्यवस्था करना भी है, नियोजन करना भी है, नियंत्रण करना भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया के विश्लेषण हेतु पोस्ट कॉर्ब सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पोस्ट कॉर्ब जो सूत्र है ये आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो LT/ST वाले हैं उनको भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ भी आ सकता है कि शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया में जो पोस्ट कॉर्ब शब्द है, तो आपके लिए क्वेश्चन आज का ये है, पोस्ट कॉर्ब जो है, पोस्ट कॉर्ब इसका फुल फॉर्म होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। खासकर LT/ST वाले जरूर आंसर करेंगे। पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म किसका है, किसने दिया था कॉन्सेप्ट? तो लूथर गुलिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, वैज्ञानिक प्रशासन का आधार क्या था? वैज्ञानिक प्रशासन का आधार था कुशलता। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कुशलता। या व्यवस्थापन विज्ञान, मात्रात्मक निर्णयन, तो ये सभी होंगे वैसे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शैक्षिक प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं? शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यालय प्रशासन में समन्वय स्थापित करना, शिक्षा को सुनियोजित रूप प्रदान करना, ये सभी उद्देश्य जो हैं हमने उद्देश्य पढ़े हैं थ्योरी सेक्शन में, एक एक उद्देश्य पढ़ा है। अगला देखिए, शिक्षा प्रशासन का संक्रमण काल कब से कब तक माना जाता है? यानी ट्रांजिशन एक तरह से जो फॉर्म है, संक्रमण काल है, वो शिक्षा प्रशासन का कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1932 1950 तक, 1930 से 1950 तक संक्रमण काल माना जाता है। अगला देखिए, प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो अगेन शैक्षिक प्रशासन की ये डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट है। सही आंसर इसका है JB सीयर्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी और हमने ये डिस्कस भी करी है थ्योरी सेक्शन में। शिक्षा प्रशासन की प्रकृति क्या है? शिक्षा प्रशासन की प्रकृति की अगर बात की जाए तो शिक्षा प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। आज का
सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर देखिए मुख्य उद्देश्य चुनना होगा। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना या तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर है वो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है सर्व शिक्षा अभियान का। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ईयर में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी आपके 2001 में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? अब ये आयु वर्ग यहाँ पर चुनना है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है 3 से 5 वर्ष, 5 से 12, 6 से 14। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का संचालन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने थ्योरी क्लास में प्रत्येक चीजें डिस्कस की है कि कौन सा मंत्रालय है, इसके अंडर कार्य करता है, कब से लागू हुआ है और क्या क्या कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, तो सारे डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आप देख सकते हैं। मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिए गए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आपके लिए आज के क्वेश्चन है, ये चारों मंत्रालय हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्शन हुए हैं, नए मंत्री चुन के आए हैं, तो इन चारों मंत्रालयों के मंत्रियों के नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सही आंसर जो इसका है ये अंडर आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है सर्व शिक्षा अभियान का संचालन, जो कि अब जो है नई शिक्षा नीति के बाद इसका नाम परिवर्तित हो गया है और इसका नाम अब क्या है, शिक्षा मंत्रालय है। ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इन मंत्रियों के नाम जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य इनमें से चुनना है सर्व शिक्षा अभियान का। तो यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा की तो बात ही नहीं है, सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा की भी बात नहीं है, प्राइमरी शिक्षा की बात है, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा अभियान के तहत स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सी योजना लागू की जाती है? तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लागू की जाती है योजना जो है अब सर्व शिक्षा अभियान के तहत, यह है 2001 के तहत। तो 2001 सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ, इसके बाद जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए जो नियम लागू किया गया था वो था आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं, सॉरी, रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कि रमसा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन से प्रमुख घटक शामिल हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके तहत प्रमुख घटक कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें है शिक्षकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण है, शिक्षा प्रबंधन है और स्कूल नेतृत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस वर्ष तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान जब लागू हुआ था तो उसके बाद उन्होंने लक्ष्य रखा था कि इनमें से अगर देखा जाए तो 2015 तक लक्ष्य रखा गया था कि सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर रमसा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रमसा का जो मुख्य उद्देश्य है, रमसा जो है ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था, तो प्राथमिक के लिए नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा की भी बात नहीं है, माध्यमिक शिक्षा के लिए गुणवत्ता और पहुंच में सुधार, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए रमसा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की शुरुआत कब की गई थी? तो रमसा की शुरुआत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं 2005, 7, 9 या 11। तो 2000 तो रमसा की शुरुआत हुई थी 2009 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रमसा का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की अगर बात की जाए तो रमसा का लक्ष्य हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का विकास, सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना, स्कूल में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राथमिक और उच्च शिक्षा को जोड़ना। तो मुख्य लक्ष्य इनमें से चुनना होगा। बुनियादी ढांचे का विकास भी इसका एक लक्ष्य है, सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना जो मेन उद्देश्य है वो यही है। अगला क्वेश्चन है, रमसा के तहत किसे विशेष रूप से समर्थन प्रदान किया जाता है? तो रमसा के तहत किसे विशेष रूप से समर्थन प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, छात्रवृत्ति प्रदान करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, खेलकूद सुविधाएं विकसित करना, स्कूल कैफेटेरिया विकसित करना। तो रमसा के तहत विशेष रूप से जो समर्थन प्रदान किया जाता है वो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने को लेकर किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है रमसा के तहत निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इनमें से क्या रमसा के तहत शामिल है? देखिए स्कूल की बस सेवा नहीं है, डिजिटल कक्षाओं की स्थापना ये भी रमसा के तहत नहीं है। अब धीरे-धीरे इसमें काम हो रहा है, लेकिन अगर रमसा के लॉन्च की बात की जाए तो उसमें ये चीजें मेंशन नहीं थी। छात्रवृत्ति योजना इसमें मेंशन थी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण ये रमसा का कार्य नहीं है और अन्य कार्यदायी संस्थाएं ये करती हैं। तो छात्रवृत्ति योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रमसा की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है, जो मुख्य उपलब्धियां हैं उनमें से एक उपलब्धि यहाँ पर बतानी है। तो तकनीकी शिक्षा के लिए उपकरणों की आपूर्ति ये नहीं हुआ है। विद्यालय वर्गों के लिए नवीनतम प्रयोग और प्रदर्शनी ये भी रमसा की नहीं है। स्कूल बस सेवा सुविधा नहीं है, बल्कि क्या है माध्यमिक शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है, ये रमसा की एक बड़ी उपलब्धि है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, रमसा के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद रमसा के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी और ये कब की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा जब रमसा लॉन्च हुआ 2009 में ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई थी। रमसा के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना के लिए वित्तीय सहायता का वितरण किससे किया जाता है? तो कौन करता है? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, शिक्षा आयोग से या फिर जिला पंचायत से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रमसा का पूरा रूप क्या है? तो ये तो सिंपल हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया आपका रमसा का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, रमसा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार, सभी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण, वेतन वृद्धि, माध्यमिक शिक्षा के लिए निजी स्कूलों का निर्माण ये भी नहीं है। तो इनमें से जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, अगर टीचर ट्रेनिंग है, शिक्षक प्रशिक्षण है, तो वो आपको मुख्य लक्ष्य चुनना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समग्र शिक्षा जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य बताना है। तो इनमें से सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए समग्र शिक्षा ये समग्र हो गया। अब ये केवल माध्यमिक नहीं है, केवल प्राथमिक भी नहीं है और केवल उच्च शिक्षा नहीं है, बल्कि ये सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता पहुंच में सुधार के लिए समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। वह देखिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 15 में, 16, 17, 18 में। तो ये आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे, हमने थ्योरी सेक्शन में एक-एक पॉइंट डिस्कस किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि थ्योरी सेक्शन पढ़ने का आपको कितना फायदा हो रहा है। आप आसानी से क्वेश्चन खुद से कर पा रहे होंगे, आपको याद स्वतः ही हो जाएगा, यही रिवीजन होता है जो मैं करवा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2018 में जो है समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान किस 3 योजनाओं का एकीकरण है? अब अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बोला भी था आपको कि इसका क्वेश्चन बन सकता है और इसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि किन-किन 3 योजनाओं का एकीकरण जो है समग्र शिक्षा अभियान है। तो इसमें आपका सर्व शिक्षा अभियान आ गया यानी एसएसए आ गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आ गया यानी ये एसएसए तो है ही, प्लस आपका रमसा भी है इसमें और प्लस आपका टीचर ट्रेनिंग भी है, टीचर एजुकेशन भी है आपका। तो ये 3 जो एक तरह से 3 योजनाओं का एकीकरण है समग्र शिक्षा अभियान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, समग्र शिक्षा अभियान जो है 3 योजनाएं, एसएसए हो गया, रमसा हो गया और टीचर एजुकेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? तो समग्र शिक्षा अभियान का लक्ष्य की बात की गई है तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार ये नहीं है, बल्कि क्या है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के तहत कितने प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो वित्तीय व्यवस्था होती है वो केंद्र राज्य का कितना कितना परसेंट शेयरिंग होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 75% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? ये 60-40 था, ये 60-40 था, हमने डिस्कस भी किया था 60-40
इस टू अनुपात रहता था। हाँ, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की जाती है? तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की जाती है? तो ये लागू की गई, देखो, विद्या बालन योजना है, डिजिटल इंडिया मिशन भी नहीं है, स्मार्ट कक्षा योजना। तो अब कोशिश की गई है कि अधिकतर जो विद्यालय हैं जहाँ पर अवेलेबिलिटी हो सकती है वहाँ स्मार्ट कक्षा जो है लगाई जाए, यानी स्मार्ट बोर्ड वहाँ पर यूज किए जाए और स्मार्ट कक्षाएं चलाई जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये तो पहले की योजना हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है जो शिक्षा को उनका फंडामेंटल राइट्स मानता है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्या प्रदान किया जाता है? तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में भोजन की व्यवस्था नहीं, ये तो एमडीएम अलग से योजना हो गई आपकी। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक शिक्षा तक एकीकृत शिक्षा, केवल उच्च शिक्षा के लिए समर्थन, केवल तकनीकी शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि ये क्या है, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सी पहल की जाती है? तो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पहल की जाती है, तो यहाँ पर देखिए डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, निष्ठा कार्यक्रम इसके तहत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं के लिए विशेष पहल कौन सी है? बालिकाओं के लिए विशेष पहल समग्र शिक्षा योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नहीं है, कन्या शिक्षा प्रवर्तन योजना नहीं है, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम है, ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा का पूरा नाम क्या है? तो ये भी हमने डिस्कस किया है, निष्ठा पर भी डिटेल में समझाया है हमने कि निष्ठा क्या है, कब लॉन्च हुआ, क्या क्या इसके मेन फंक्शंस होते हैं। तो निष्ठा का पूरा नाम आपका हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, यानी स्कूल के जो हेड्स हैं एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो निष्ठा की फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान रखनी है। निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो निष्ठा की शुरुआत की अगर बात की जाए 18, 19, 20, 21, तो 2019 में जो है निष्ठा की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निष्ठा के मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो सभी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं बनाना, शिक्षक और स्कूल प्रमुखों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण, इसका नाम भी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म भी इसकी है, स्कूल हेड्स एंड टीचर्स के लिए जो है एडवांसमेंट यानी ट्रेनिंग उपलब्ध कराना। इसके अलावा निष्ठा कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है? निष्ठा जो कार्यक्रम है इसके तहत जो है प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है आपका कम से कम 30 लाख शिक्षक और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। 30 लाख 2019 में ये लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम ये लक्ष्य रखा गया था। निष्ठा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी भी है, सीबीएसई भी है, एमएचआरडी भी है और राज्य शिक्षा विभाग भी है। अब देखिए एमएचआरडी का नाम शिक्षा जो विभाग हुआ या शिक्षा मंत्रालय जो हुआ वो आपका अभी हाल ही में 2020 में हुआ। निष्ठा कार्यक्रम 2019 में लॉन्च हो गया, तब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही था। और देखिए लॉन्च तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है यानी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एनसीईआरटी द्वारा कराया गया। तो आपके लिए ज्यादा सही आंसर इसका एमएचआरडी है, क्योंकि लॉन्च एमएचआरडी ने किया। लेकिन अगर आपका ये कहा जाए कि इसका क्रियान्वयन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका आंसर एनसीईआरटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी अभी करेक्ट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा किस तरह से, अगर लॉन्चिंग पूछता है तो एमएचआरडी हो जाएगा, और अगर इम्प्लीमेंटेशन पूछता है यानी किसके द्वारा जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो एनसीईआरटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निष्ठा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? केवल ऑनलाइन, केवल ऑफलाइन, दोनों ऑनलाइन? ये हमने पढ़ा था, एक उद्देश्य ही था, एक पॉइंट था उसमें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे।
के अलावा निष्ठा कार्यक्रम का एक मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक इनमें से चुनना है निष्ठा कार्यक्रम का। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, शिक्षकों के लिए डिजिटल उपकरण, शिक्षकों के लिए पेशेवर विकास और प्रशिक्षण। तो मुख्य घटक इसका, ये घटक भी हमने इसके डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है? निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, खेल और शारीरिक शिक्षा, कला और संस्कृति, नहीं। समग्र शिक्षा, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य निष्ठा कार्यक्रम के तहत वेतन में वृद्धि नहीं है, अनुशासन बनाए रखना केवल नहीं है, शिक्षकों की पेशेवर दक्षता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को किस प्रकार की सामग्री प्रदान की जाती है? तो निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत जो सामग्री प्रदान की जाती है वो आपका इसमें केवल टेक्स्ट बुक नहीं, टेक्स्ट बुक और डिजिटल दोनों तरह की सामग्री प्रदान की जाती है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNUPE की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना सबसे पहले ग्वालियर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी। तो सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं और सही आंसर आप लोग जो है मार्क करके अपने हिसाब से अपने मार्क्स काउंट करके लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? लॉर्ड मैकाले जो है ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं, अंग्रेज अधिकारी थे ये, और अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में इन्होंने 1835 में अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? तो इनमें से अगर वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार देखें तो प्रमुख संस्कार उपनयन। इसमें क्या होता था कि बच्चा पहली बार अपने अध्यापक के यानी गुरु के समीप जाता था, तो उसको बोलते थे उपनयन संस्कार। देखिए, सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था, इसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से ये जाना जाता है। कब ये प्रकाशित हुआ था ये हमें बताना है। तो सही आंसर इसका है 19 जुलाई 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, यानी ये मैकाले का सिद्धांत है और उसने कहा था कि जब हम अंग्रेजी शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को देंगे, उच्च वर्ग को लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देंगे तो धीरे धीरे निम्न वर्ग में छन के चली जाएगी, यानी निस्यंदन का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो ये था थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो ये मैं बता ही चुका हूँ, 1835 में किया था। देखिए, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो राधाकृष्णन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो किससे संबंधित थी? तो राधाकृष्णन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो उच्च हायर एजुकेशन से संबंधित थी। 1948 में इन्होंने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकृष्णन ही थे, डॉक्टर है ये, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूजीसी की स्थापना बतानी है। यूजीसी हमने थ्योरी सेक्शन में डिटेल में पढ़ा है। जो ज्वाइन मेंबर हैं उनका अच्छा रिवीजन इस वीडियो से हो जाएगा, और जो अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइम काफ़ी है, पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो यूजीसी की स्थापना जो है यानी ऑफिशियल रूप से जो एक्ट के तहत हो गई थी वो हुई थी आपके 1956 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की अनुशंसा किसने की थी? आपके लिए क्वेश्चन ये है आज का पहला कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो 10+2+3 है या कोई और है? कोई और है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अनुशंसा की थी 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम की। अगला देखिए, इस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह आपका 1987 और 1988 में शुरू होता है। इस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? 10+2+3
3 शिक्षा पद्धति जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से लागू हुई थी। अगला देखिए, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुक्त विश्वविद्यालय, जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था, ये आपका हैदराबाद में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, अगस्त आपका 1982 में, अगस्त 1982 में इसकी स्थापना होती है। बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय ये था, तो बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर, और हैदराबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। अगला देखिए, भारत में खनन विश्वविद्यालय यानी माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो माइनिंग यूनिवर्सिटी आपका धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और धनबाद जो है भारत के कौन से स्टेट में पड़ता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए आज का दूसरा क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल व्यवसाय कहाँ स्थित है? उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस व्यवसाय कहाँ स्थित है? ये तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? तो एनवीएस और केवीएस भी हम पढ़ चुके हैं अपने वीडियोस में, थ्योरी सेक्शन में। तो इसका मुख्य क्या उद्देश्य था? तो हमने पढ़ा था कि ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। देखिए, सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार किसने दिया था? तो सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था आपका विंस्टन चर्चिल ने। ये प्रेसिडेंट थे, किस देश के थे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, एनआईडी जो है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग इसे कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग जो है हमारा, ये अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उत्पाद संस्थान आईएसआई कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय उत्पाद संस्थान पूछा गया है, सही आंसर है आपका ये कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इसकी स्थापना बतानी है, तो ये आपकी हो गई थी 1948 में। यही आपका राधा कृष्णन आयोग भी है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्णन जी ही थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सर्वप्रथम अध्यक्ष जो है इन्हीं ने की थी स्थापना, इन्हीं के नाम पे आयोग है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति को ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंपा था। कौन से ईयर में ये सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। तो यूजीसी का गठन कब किया गया? देखिए, गठन तो 1953 में हो गया, और एक्ट के तहत जो है उसको पारित किया गया था 1956 में। तो दोनों ही ईयर आपको ध्यान रखना है, हमने थ्योरी सेक्शन में समझा है इस बात को। इस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की स्थापना की घोषणा की थी। तो मुदालियर कमीशन, अध्यक्ष इसके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी ये हमें बताना है। तो उसकी स्थापना हुई थी आपके 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। दूसरा क्या नाम है इसका आयोग का, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत सरकार ने किस प्रस्ताव के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो ये यूजीसी के चेयरमैन थे डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी इनका नाम था, और इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग जो कि कोठारी कमीशन कहा गया, उसकी नियुक्ति की घोषणा की गई थी। किस प्रस्ताव के तहत, यानी किस डेट को वो पारित हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 14 जुलाई 1964 को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति को किस वर्ष लागू किया था? कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी उनको किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू की गई थी 1968 में। ऑप्शन नंबर ए। इस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रोटोकॉल तैयार किया था। तो केंद्र में जनता सरकार थी, और किस वर्ष जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रोटोकॉल उन्होंने तैयार किया था? तो ये किया गया था आपका, यानी मसौदा जो तैयार हुआ था, मसौदा बोलते हैं हिंदी में, तो ये कब तैयार किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है 1979 में। ऑप्शन नंबर ए।
या देखिए, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से बदलाव कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई थी? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो ये 1986 में। अगला देखिए, सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक स्वरूप की नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई थी? तो एक समान शैक्षिक स्वरूप की नई शिक्षा व्यवस्था जो शुरू की गई थी, इसके किस आयोग के द्वारा, कौन से आयोग के द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा, कि शैक्षिक स्वरूप की नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई थी पूरे देश के लिए एक समान। किस वर्ष 8 फरवरी को राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? तो किस वर्ष जो है राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका है 1 मार्च 1992 में, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वैसे 87 88 होता है, और अगर इस तरह के ऑप्शन है तो आपको 87 आंसर करना होगा। अगला देखिए, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, और यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये कथन आपका अरिस्टोटल का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में चरित्र निर्माण को प्राथमिकता कौन प्रदान करता है? शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में चरित्र निर्माण को महत्व प्रदान करता है, आपका सही आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये किसका कथन है? बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, ये स्टेटमेंट है आपका रूसो का, जीन जैक्स रूसो का हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालकों का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है? तो ये कथन अगर आप ध्यान कर पा रहे हो, हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, पेस्टोलॉजी का है, हेनरिक पेस्टोलॉजी इनका नाम है। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो वर्तमान में औपचारिक फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है और नॉन फॉर्मल भी है। तो ये जो ऑप्शन है ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी जो हैं प्रकार अभी अवेलेबल हैं। शिक्षा के प्रारंभिक साधन कौन नहीं है? जो प्रारंभिक साधन नहीं है, सॉरी प्रारंभिक नहीं था, ये फॉर्मल था, ये फॉर्मल यानी जो औपचारिक साधन नहीं है, शिक्षा के औपचारिक साधन नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रांसलेटेड है ये, इसलिए ऐसा हो रहा। औपचारिक साधन कौन सा नहीं है? तो प्रारंभिक की जगह पे औपचारिक साधन कौन सा नहीं है? देखिए, विद्यालय औपचारिक है, लाइब्रेरी औपचारिक है, संग्रहालय औपचारिक है, परिवार और समाज जो है औपचारिक संसाधन नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? यानी निरौपचारिक जो शिक्षा है किस आयु वर्ग के लिए है? सिंपल सा क्वेश्चन ही है, किस आयु वर्ग के लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो उसका सही आंसर है 20 to 35, इस आयु वर्ग के लिए निरौपचारिक शिक्षा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, एन फ्लैंडर्स कौन है? अगर आप याद कर पा रहे हो, फ्लैंडर्स का एक सिद्धांत हमने पढ़ा था यूनिट 3 में, एक शिक्षाविद थे जिन्होंने कक्षा में अंतःक्रियाओं का विश्लेषण किया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालयों की गतिविधियों, योजना और प्रबंधन से संबंधित है? तो यूनिवर्सिटीज को कौन मैनेज करता है? ये तो हमने अभी हाल ही में पढ़ा है यूजीसी के बारे में, तो यूजीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना ये रविंद्रनाथ टैगोर वाले वीडियो में पढ़ा था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, स्कूल की संगठनात्मक योजना कौन तैयार करेगा? तो ये प्रधानाचार्य से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। और आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का है कि किस आयोग ने सुझाव दिया कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ऑनर्स कोर्स शुरू किए जाने चाहिए? तो ऑनर्स कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया था आपका, ऑनर्स कोर्स जो है ये शुरू करने का सुझाव दिया था आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा। ये सुझाव दिया गया था कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए ऑनर्स कोर्स शुरू करवाया जाए। तो ये हो गया कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा। इसके अलावा एक हमने सैडलर आयोग पढ़ा था, सैडलर आयोग जो कि 1917 में आया था। तो एक फैक्ट आप सैडलर आयोग के बारे में ध्यान रखिए
ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के लिए बनाया गया था सैडलर आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के समाधान के लिए इसको बनाया गया था। और माइकल सैडलर इनका नाम क्या था? माइकल सैडलर था जो इसके हेड थे सैडलर आयोग में। अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन नेम्स बताने हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैं एक एक ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा टाइम आप ले सकते हैं। आप ऑप्शन देख के सही आंसर आप जो है आप अपने मन में रखिए, क्वेश्चन काउंट करिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो सही आंसर इसका है आपका समान शिक्षा की अवसर उपलब्ध प्रदान करना जो है 1968 का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत प्राथमिक शिक्षा के किस स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है? तो मातृभाषा की सिफारिश प्राथमिक स्तर बोल रहा है तो कक्षा 1 से 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसकी अधिक भागीदारी की सिफारिश की गई थी? तो 1968 की शिक्षा नीति में किसकी अधिक भागीदारी? निजी संस्थान, सरकार, गैर सरकारी संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठनों। तो सही आंसर हो जाएगा सरकार की अधिक भागीदारी की सिफारिश की गई थी 1968 की पॉलिसी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत किस विषय को सभी स्तरों पर पढ़ाने की सिफारिश की गई थी? तो ये आप विषय देख सकते हैं और इसमें कहा गया था कि हिंदी विषय जो है ये सभी स्तरों पर पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 1968 की शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? शिक्षक छात्र अनुपात बताया गया था कि 30 जो छात्र होंगे उन पर जो है एक टीचर होना चाहिए था। तो 30:1 या 1:30 जो है रेशियो बताया गया था 1968 की पॉलिसी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार किस शिक्षा स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार करने पर बल दिया गया था? तो किस स्तर पर पाठ्य पुस्तकों क्या कहा गया है कि गुणवत्ता में सुधार करने पर बल दिया गया था? तो ये सिफारिश इन्होंने दी थी माध्यमिक शिक्षा के लिए कि माध्यमिक शिक्षा में जो पाठ्य पुस्तकों हैं उन पर उनकी गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1968 की शिक्षा नीति के तहत किस तत्व को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की सिफारिश की गई थी? कौन सा तत्व जो है इन्होंने शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो इन्होंने कहा था इनमें से नैतिक शिक्षा, शारीरिक, व्यावसायिक या फिर कला शिक्षा। सही आंसर आपका हो जाएगा नैतिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया? अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का जो लक्ष्य रखा गया था कौन से ईयर के लिए रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका 1980 के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत शिक्षा में किस भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया था? किस भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया था? तो इसमें जैसे मैंने कहा कि सभी स्तरों पर हिंदी भाषा पढ़ाने को कहा गया था, तो हिंदी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार किस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई थी? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी 1968 की पॉलिसी में यूजीसी को दी गई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने 3 भाषा फॉर्मूला को अपनाने की सिफारिश की थी। इस फॉर्मूले के तहत कौन सी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो अभी जो रिवीजन वीडियो आपको थ्योरी क्लास में मिला था उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप उन वीडियो से कवर नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको अपना अगर वीडियो देखकर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 100% मार्क्स आपके आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसमें कहा गया था कि एक तो मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए और एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 1968 की। अगला क्वेश्चन है, 1968 की शिक्षा नीति के तहत किस संगठन को शिक्षा के विकास और संसाधनों के समन्वय यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो संसाधन है
उनका समन्वय की जिम्मेदारी कौन से संस्थान को दी गई थी? तो ये इन्होंने दी थी एनसीईआरटी को, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? तो कौन किस तरह के, बुनियादी विज्ञान शिक्षा या व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सहयोग कार्यक्रम या स्नातकोत्तर और अनुसंधान शिक्षा? सही आंसर आपका हो जाएगा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के वित्त पोषण में किसकी प्रमुख भूमिका होनी चाहिए? शिक्षा के लिए जो फंडिंग होगी, जो वित्त पोषण होगा, उसमें किसकी भूमिका प्रमुख होनी चाहिए? तो ये 1968 की पॉलिसी ने किसको कहा था? केंद्र, राज्य, निजी क्षेत्र या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन? तो इन्होंने राज्य सरकार की भूमिका को इंपॉर्टेंट बताया था। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और दोनों ही सरकारें उस पर कानून और वित्त व्यय कर सकती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने किस प्रकार की शिक्षा को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों का विस्तार हो सके? तो ये किया गया था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ग्रामीण विद्यालय शिक्षा। आगे देखिए, 1968 की शिक्षा नीति के तहत किस प्रकार की शिक्षण विधियों पर जोर दिया गया था? कौन से प्रकार की शिक्षण विधियों पर ज्यादा जोर दिया गया था? पारंपरिक शिक्षण विधियां या नवाचारी और प्रयोगात्मक शिक्षण विधियां, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षण विधियां या आत्मनिर्भर शिक्षण विधियां? सही आंसर है आपका नवाचारी यानी इनोवेटिव और प्रैक्टिकल जो एजुकेशनल टेक्निक्स हैं उन पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत विद्यालयों में किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर विशेष जोर देने की सिफारिश की गई थी? किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया था? तो यहाँ पर पाठ्येतर गतिविधियां, शारीरिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, कला और संगीत शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो है मूल्य शिक्षा पर विशेष जोर दिया था, ऑप्शन नंबर सी। 1968 की शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए क्या कदम उठाने की सिफारिश की गई थी? तो प्राथमिक जो शिक्षा है उसके विस्तार के लिए जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी, इनमें से देख सकते हैं शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, नए विद्यालयों की स्थापना, मौजूदा विद्यालयों का आधुनिकीकरण। तो ये सारे ही स्टेप उठाए गए थे, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस प्रकार के सुधारों की सिफारिश की गई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारा। 1968 की शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए किस पहलू पर जोर दिया गया था? कौन से पहलू पर जोर दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक गतिविधियां, सामूहिक प्रार्थना, सामान्य शिक्षा प्रणाली या राष्ट्रीय प्रतीक और ज्ञान गान? इसका आंसर है आपका सामान्य शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब जो है 1986 के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देख सकते हैं, उच्च शिक्षा का विस्तार, समानता और गुणवत्ता में सुधार, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना या शिक्षा का निजीकरण? सही आंसर आपका हो जाएगा समानता और गुणवत्ता में सुधार, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किस स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया था? तो कंप्यूटर शिक्षा को 1986 की पॉलिसी ने अनिवार्य किया था। कौन से स्तर के लिए अनिवार्य किया था? तो ये किया था माध्यमिक स्तर के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1986 की नीति के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया था? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, 6 to 14 ईयर्स, ये अभी भी है, ऑप्शन नंबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किसके लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी? और नवोदय विद्यालय का थ्योरी सेक्शन हम ऑलरेडी एनवीएस पढ़ चुके हैं, केवीएस भी पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लें। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये तो आसान सा प्रश्न हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। 1986 की नीति के तहत तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम किया गया था? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा क्या? अब देखिए, सारे ऑप्शन वैसे भी, जैसे राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, एक बार के लिए आपको लगेगा ये भी हो सकता है, व्यावसायिक शिक्षा परिषद भी हो सकता है, व्यावसायिक शिक्षा प्राधिकरण भी हो सकता है, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए किस प्रकार के विशेष प्रावधान किए गए थे? तो ये हमने पढ़े हैं। छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता की बात की गई थी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और छात्रावास की सुविधा की बात की गई थी, विशेष कोचिंग कक्षाओं की भी बात की गई थी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1986 की नीति के अनुसार शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस पहल की सिफारिश की गई थी? शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो पहल की सिफारिश की गई थी वो देखिए, नियमित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम, उच्च वेतनमान, बेहतर कार्य स्थितियां, सभी उपरोक्त इसका नहीं है आंसर। इसका आंसर है नियमित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार किस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई थी? तो अनुसंधान और नवाचार यानी डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था को जिम्मेदारी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT। तो NCERT पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो साथियों ने चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल ₹29 आपको पे करना होगा और आपको सारे जो है यूनिट जो पेपर 1 है उसकी सारी थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, वहां पर आपको सारे वीडियोस के PDF आपको फ्री में अवेलेबल मिलेंगे। तो ये हमारी एक पॉलिसी है ऐसे बच्चों के लिए जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी उनमें से कोई है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी टाइम बहुत है तो आप कोर्स भी कवर कर सकते हैं और हमारा कोर्स लगभग पूरा होने वाला है। 1986 की शिक्षा नीति के तहत किस योजना को सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल करने के लिए शुरू किया गया था? तो कौन सा अभियान था जिसमें प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सा अभियान किया गया था? तो इनमें से देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। सही आंसर है आपका सर्व शिक्षा अभियान। सब बड़े पहले ऐड भी आता था, आपको ध्यान होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना क्यों की गई थी कुल मिलाकर? तो सही आंसर हो जाएगा क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार, ये तो वैसे रोजगार के अवसर बढ़ाना, उच्च शिक्षा के लिए लचीली और नवाचारी व्यवस्था, ताकि उच्च शिक्षा जैसे रोजगार करने वाले हैं या कुछ काम धंधा करने वाले युवा हैं तो वो भी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके, इसलिए लचीली और नवाचारी ये व्यवस्था है। 1986 की शिक्षा नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य लक्ष्य बताना है। तो ये जो है बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी विशेष योगदान था इसका। और मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इनमें से हो जाएगा मिड डे मील प्रदान करना नहीं है, सभी स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ही है कि जो बेसिक नीड्स हैं विद्यालय की, चाहे वो भवन हो, चाहे वो फर्नीचर्स हो या अन्य संसाधन हो, वो उपलब्ध करवाना था इसका मुख्य उद्देश्य। 1986 की नीति में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाने की सिफारिश की गई थी? तो आप सभी लोग शिक्षक हो, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, अभी मैं काफी लोगों को जानता हूं, आप लोगों में से काफी लोग पढ़ा रहे हैं और काफी लोग भावी समय में पढ़ाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर देना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर टाइप किए, 11 नवंबर है या 14 नवंबर है, 26 जनवरी है या 5 सितंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने का क्या कारण बताया था? तो 1986 में जो NSS के तहत छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने का कारण बताया था इनमें से, वो आपका सही आंसर है इसका कि इससे क्या होगा, छात्रों में सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 1986 की नीति के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय किस उद्देश्य से स्थापित किए गए थे? तो NBS, जैसे मैंने कहा कि हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था, क्यों स्थापित हुए, कब स्थापित हुए, क्या उनके उद्देश्य हैं, क्या उनकी प्रोसेस है, क्या उनकी फीस वगैरह है, पूरा स्ट्रक्चर हमने उनका डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप आसानी से लगा पा रहे होंगे जिन्होंने भी थ्योरी देखी, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए। 1986 की शिक्षा नीति के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र का क्या उद्देश्य था? जो विशेष शिक्षा क्षेत्र था इसका उद्देश्य था आपका क्या? विशेष कोचिंग कक्षाओं की स्थापना नहीं था, आर्थिक सहायता प्रदान करना ये भी नहीं था, उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिक्षा का आधुनिकीकरण किसके माध्यम से प्रस्तावित किया गया था? शिक्षा का आधुनिकीकरण प्रस्तावित किया गया था आपका
कि इसमें क्या किया गया था, कंप्यूटर शिक्षा का अनिवार्यकरण, नई पाठ्य पुस्तकों का विकास, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक अनुसंधान और विकास। कंप्यूटर शिक्षा का अनिवार्यकरण यहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा में नवाचार के लिए किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी? तो किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी शिक्षा में नवाचार के लिए? तो नवाचार के लिए सिफारिश की गई थी आपकी शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाओं का उद्देश्य क्या था? यानी जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं जिनके लिए सेंटर फंडिंग भी करता है, तो यह ज्यादा फंडिंग सेंटर करता है, उनको भी सेंटर प्रायोजित योजनाएं कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इन योजनाओं का उद्देश्य होता है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इनको कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य बताना है 1986 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय एकता और समाजवाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, नीति के तहत सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। बालिका शिक्षा भी था लेकिन केवल बालिका शिक्षा नहीं था, तो इसलिए ये ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है। केवल उच्च शिक्षा भी, केवल शहरी, केवल वाले सारे ऑप्शन, क्योंकि ये सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की सिफारिश कि मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? तो मुदालियर आयोग का गठन जो है ये 1952 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुदालियर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुदालियर आयोग का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। मुदालियर आयोग का मुख्य उद्देश्य, इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चलिए। देखिए, मुदालियर आयोग का पूर्ण नाम क्या था? तो आप लोग एक बार ऑप्शन ठीक से देखकर और अटेम्प्ट कर फिर चलिए आगे। तो मुदालियर आयोग का पूरा नाम इनमें से हो गया माध्यमिक शिक्षा आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालियर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, और नाम था इनका डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुदालियर आयोग ने कौन सी भाषा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी? तो किस भाषा को मुदालियर आयोग ने अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी? तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुदालियर आयोग ने जो है अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी अंग्रेजी भाषा को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो मुदालियर आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की डेट हमें बतानी है। ये थी आपका 1953, 1953 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1952 में इसका गठन हो गया था। मुदालियर आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सी सिफारिश की थी? तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए क्या सिफारिश की थी? बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, या शिक्षकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, या फिर उच्च शिक्षा? तो आपको अटेम्प्ट करते हुए चलना है और अपने मार्क्स जो है लास्ट में वो कमेंट बॉक्स में बताना है। इनमें से जो सही आंसर है वो है शिक्षकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की मुख्य सिफारिश करी थी मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग के अनुसार विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम के लिए ये बोलते हैं, तो देख सकते हैं मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत। तो मातृभाषा जो है माध्यम होना चाहिए और अंग्रेजी को भी अनिवार्यतः पढ़ाया जाना चाहिए। ये मुदालियर आयोग की सिफारिशें थी। इसके अलावा मुदालियर आयोग ने शिक्षा में नैतिकता और चरित्र निर्माण पर जोर देने की सिफारिश की थी। अब ये सही गलत बताना है, क्या ये सही बात है? चरित्र निर्माण पर और नैतिकता पर जोर देने की बात करी थी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए कौन कौन सी संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश की थी? तो कौन कौन से स्ट्रक्चरल जो परिवर्तन है वो किसकी सिफारिश की थी? तो यहाँ पर देखिए, त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली, प्रायोगिक शिक्षा प्रणाली, व्यापक विद्यालय प्रणाली, या अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली? तो सही उत्तर है इसका त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रमुख सिफारिशें की थी? विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना,
वैकल्पिक पाठ्यक्रम की पेशकश, ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की भी सिफारिश की है मुदालियर आयोग ने। इसके अलावा शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी, ताकि वो गणित और विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ए और डी दोनों जो है इसके आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और डी भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुदालियर आयोग ने विद्यार्थियों की विविधता और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन से शैक्षिक सिद्धांत अपनाने की सलाह दी थी? तो कौन से शैक्षिक सिद्धांत अपनाने की सलाह दी थी? नवाचार और लचीलापन, कढ़ाई और अनुशासन, एकरूपता या मानकीकरण, या परीक्षण और मूल्यांकन। सही उत्तर आपका है नवाचार और लचीलापन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुदालियर आयोग की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या था? खेलकूद और शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व था, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के लिए, या शिक्षा के का पूर्ण रूप से हिस्सा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ये, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है खेलकूद और शारीरिक शिक्षा। अगला देखिए, मुदालियर आयोग के तहत सिफारिश की गई थी कि विद्यालय में पाठ्यक्रम कौन कौन से अनिवार्य विषय शामिल होने चाहिए। जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से अनिवार्य विषय शामिल होने चाहिए? तो गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र और मातृभाषा, या संगीत, कला, खेलकूद, धर्मशास्त्र, नैतिक शिक्षा, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी या कंप्यूटर विज्ञान। तो सही आंसर है इसका गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र और मातृभाषा जो है, इन्होंने मुख्य जो पाठ्यक्रम में विषय अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुदालियर आयोग ने शिक्षक छात्र अनुपात सुधारने के लिए कौन सी सिफारिश की थी? तो शिक्षक छात्र अनुपात के लिए जो सिफारिश की थी मुदालियर आयोग ने, वो बतानी है हमें। तो यहाँ पर देखिए, प्रति कक्षा 30 विद्यार्थियों का होना चाहिए, यानी प्रति कक्षा 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए, यही आपकी सही सिफारिश है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुदालियर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पद्धति को माध्यमिक शिक्षा में लागू करने की सलाह दी थी? तो किस प्रकार की शिक्षा पद्धति को माध्यमिक शिक्षा में लागू करने की सलाह दी थी मुदालियर आयोग ने? तो इन्होंने सलाह दी थी, पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा ये नहीं है, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा भी नहीं है, परीक्षा केंद्रित, क्रियात्मक और अनुभवात्मक शिक्षा को लागू करने की सिफारिश की थी मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग ने विद्यालयों में कौन सी सहशैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? सहशैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। कौन सी सहशैक्षिक गतिविधियां होती? तो वाद विवाद और भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा। तो ये सभी की सिफारिश की है। तो इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, और जिसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो ये सभी के लिए सिफारिश दी थी मुदालियर आयोग ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग कब गठित किया गया? अब कोठारी आयोग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोठारी आयोग 64-66 हमने पढ़ा है थ्योरी सेक्शन में, तो 64-66 इसका कार्यकाल है। तो गठन कब हो गया? 1964 में हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का पूरा नाम बताना है। कोठारी आयोग का पूरा नाम देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये तो आपका मुदालियर आयोग हो गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये आपका जो है राधा कृष्णन आयोग था। तकनीकी शिक्षा आयोग भी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है, ये कोठारी आयोग का पूरा नाम है। तो कोठारी आयोग का पूरा नाम हो गया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये नाम से ही समझ सकते हैं, कोठारी, डी.एस. कोठारी, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 64 में गठन होता है, 66 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो 1966 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग ने किस शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? कोठारी आयोग की जो सिफारिश थी शिक्षा प्रणाली की, वो थी आपकी 10+2+3 प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक क्या थी? तो कोठारी आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें हैं उनमें से एक सिफारिश बतानी है। तो इनमें प्रारंभिक शिक्षा में सुधार, माध्यमिक शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा में सुधार। तो इनमें जो प्रमुख सिफारिशों में से एक थी वो थी शिक्षा में राष्ट्रीय एकता और समानता। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठारी आयोग ने कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की थी? तो कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की थी? हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा या फिर संस्कृत? तो शिक्षा का माध्यम इन्होंने बोला था कि मातृभाषा को बनाया।
कोठारी आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सी सिफारिश की थी? शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कोठारी आयोग ने सिफारिश क्या की थी? तो ऑप्शन देख सकते हैं, निरंतर व्यावसायिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण या शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतन। सही आंसर हो जाएगा निरंतर व्यावसायिक विकास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठारी आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाव दिया? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो सुझाव दिया है वो हमें इनमें से चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा अनुसंधान संस्थानों की स्थापना का भी सुझाव दिया, उच्च शिक्षा के लिए अधिक वित्तीय सहायता की बात की है, शोधकर्ताओं के लिए अनुदान की भी बात की। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग ने शिक्षा प्रणाली में विविधता को किस प्रकार बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? तो विविधता को किस प्रकार बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? विविधता को बढ़ावा देने के लिए कोठारी आयोग ने कहा था एकीकृत पाठ्यक्रम नहीं है, विशेष विद्यालयों की स्थापना भी नहीं है, क्षेत्रीय भाषाओं में विविधता और लचीलापन युक्त पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम हो उसमें डाइवर्सिटी हो और लचीलापन हो। का क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा के किस प्रमुख सिद्धांत पर जोर दिया गया था? शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत है जिस पर जोर दिया गया था कोठारी आयोग के द्वारा? तो इनमें से ऑप्शन देख सकते हैं, सही उत्तर आपका है शिक्षा का समतामूलक वितरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने कौन सी प्रमुख सिफारिश की थी जिसमें महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हो सके? तो कौन सी प्रमुख सिफारिश की थी? सहशिक्षा का प्रावधान या फिर विशेष छात्रवृत्ति या महिला विद्यालयों की स्थापना या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ये सभी ही सिफारिशें की थी कोठारी आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठारी आयोग ने ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच असमानता को कम करने के लिए उपाय सुझाए थे। कौन से उपाय सुझाए थे ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच असमानता को कम करने के लिए? तो यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, ये भी है। शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरण होना चाहिए और ग्रामीण विद्यालयों के लिए विशेष वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सभी जो है उपाय सुझाए हैं कोठारी आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में नैतिक और चरित्र शिक्षा को शामिल करने के लिए कौन से कार्यक्रम सुझाए थे? नैतिक और चारित्रिक शिक्षा को शामिल करने के लिए इन्होंने जो कार्यक्रम सुझाए वो नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम भी है, जीवन कौशल की शिक्षा भी है और सामुदायिक सेवा कार्यक्रम भी है। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठारी आयोग ने शैक्षिक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी सिफारिश की थी? शैक्षिक जो शोध है, रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने कहा था कि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए, शोध अनुदान का प्रावधान होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास होना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया? किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया? सैद्धांतिक शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा या पारंपरिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा? तो इसको तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, पारंपरिक शिक्षा जो है कोई नहीं देना चाहेगा, धार्मिक शिक्षा भी ज्यादा देना नहीं चाहता है, धार्मिक शिक्षा जो है वैसे भी सही नहीं है। सैद्धांतिक शिक्षा का भी विरोध किया जाता है, तो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का समर्थन किया, जोर दिया कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन सुधार के लिए कौन से उपाय सुझाए थे? तो विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन सुधार के लिए जो उपाय सुझाए उन्होंने वो सुझाए थे, शिक्षकों के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन किया जाए और प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, यानी ICT का उपयोग किया जाए। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने शिक्षा के वित्त पोषण के संबंध में कौन सी सिफारिश की थी? शिक्षा के वित्त पोषण, सार्वजनिक निजी भागीदारी, शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% खर्च किया जाए। तो ये सिफारिश की थी वित्त पोषण के संबंध में कोठारी आयोग ने, और आप लगा सकते हैं कि 1966 में ये सिफारिश कर ली गई थी, लेकिन आज तक भी भारत जो है अपनी GDP का 6% शिक्षा पर खर्च नहीं करता है। तो इसीलिए शिक्षा व्यवस्था इतनी डेवलप हमारे यहाँ पर नहीं हो पाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठारी आयोग ने शिक्षा में तकनीकी प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाव दिया था? तकनीकी प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो सुझाव दिया है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, शिक्षकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास। तो ये भी सभी आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित प्रश्न है, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन कब हुआ? तो हमने थ्योरी सेक्शन में अभी पढ़ा है, कल के ही वीडियो में, अभी हमने हाल ही में पढ़ा है इसको। तो आपके लिए सही आंसर इसका हो जाएगा 2005 में गठन हुआ है नेशनल नॉलेज कमीशन का, ऑप्शन नंबर बी।
अगर देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हमने डिस्कस करे थे सैम पित्रोदा जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। और अभी हाल ही में जो सैम पित्रोदा से रिलेटेड अभी चर्चा में रहे हैं ये करंट में सैम पित्रोदा, आप लोग बताइए कि किसी पद से इन्होंने रिजाइन दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य हमें बताना है, तो इसका सही आंसर जो होगा ज्ञान आयोग का प्राथमिक शिक्षा में सुधार। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो मुख्य उद्देश्य हमने पढ़ा है वो क्या है? ज्ञान आधारित समाज के निर्माण के लिए नीतियां तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा सुधार के लिए कितनी सिफारिशें की थी? उच्च शिक्षा सुधार के लिए इन्होंने 10, 15, 20, 25 सिफारिशें की थी। 25 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस पहल को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? आप जब कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स टाइप करोगे तो वो केवल एग्जैक्ट मार्क्स टाइप करो, तुक्के वाले मार्क्स टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे वैसे भी आप स्वयं का मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पाओगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस पहल को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? तो इनमें से देखिए डिजिटल लाइब्रेरी, ओपन कोर्स वेयर, इंक्यूबेशन सेंटर या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी की सिफारिश की थी, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? तो शोध को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र भी, सामाजिक विज्ञान, कृषि, सभी क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने की बात की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में क्या सिफारिश की थी? तो इन्होंने कहा था कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, इसके अलावा शिक्षा में आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समावेश करना है और इंटरनेट की सुलभता बढ़ाना है। तो ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कौन सा मॉडल सुझाया था? तो शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए जो इन्होंने मॉडल सुझाया था वो केंद्रीकृत नहीं है, विकेंद्रीकृत भी नहीं है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी जो मॉडल है इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने केवल एक भाषा की बात नहीं की है, केवल अंग्रेजी नहीं है, केवल हिंदी नहीं है, केवल मातृभाषा भी नहीं है, बल्कि मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों की ही बात कही है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस पहल के माध्यम से ज्ञान से साझा करने पर जोर दिया है? ज्ञान को एक तरह से साझा करने पर जोर दिया है, तो इसका पुस्तकालय नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से, ऑनलाइन शिक्षा मंच जैसे यूट्यूब वगैरह हो गए, इस तरह के मंच, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय सुझाए थे? तो विशिष्ट उपाय जो है उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय नवाचार संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, आईटी पार्कों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस प्रमुख क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश की थी जो भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है? तो भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में कौन मदद कर सकता है? शिक्षा कर सकता है, और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने जोर दिया था कि इसमें सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि उच्च शिक्षा अगर भारत की बेहतर होगी तो ये वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने वर्षों की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो इन्होंने जो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी वो 5 वर्ष की अवधि के लिए की थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस प्रमुख सिफारिश के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया था? कौन सी प्रमुख सिफारिश थी जिसके द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने पर इन्होंने जोर दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका स्वायत्तता और जवाबदेही बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने नेशनल पोर्टल के विकास
की सिफारिश क्यों की थी? इन्होंने नेशनल पोर्टल के विकास की बात कही थी और वो क्यों कही थी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए नहीं, ऑनलाइन शिक्षा सामग्री की सुलभता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के वित्तीय उपायों की सिफारिश की थी? तो इन्होंने जो वित्तीय उपाय बताए थे वो बताए थे कि कर प्रोत्साहन, यानी कर के लिए प्रोत्साहित किया जाए देने के लिए, शोध अनुदान, रिसर्च में जो है अनुदान किया जाए, सार्वजनिक निजी साझेदारी, उपरोक्त सभी, ये सभी विकल्प इन्होंने सुझाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शैक्षिक संस्थानों में किस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था की सिफारिश की थी? शैक्षिक संस्थानों में जो शैक्षिक व्यवस्था की सिफारिश की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, वो की थी इसमें लचीला पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सरकारी दस्तावेजों और सूचना को किस प्रकार सार्वजनिक करने की सिफारिश की थी? सरकारी दस्तावेजों और सूचना को किस प्रकार सार्वजनिक करने की इन्होंने सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त सूचना नीति के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के लिए कौन सी सिफारिश की थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के लिए इन्होंने सिफारिश की थी। तो डिजिटल साक्षरता अभियान की बात की थी, ग्रामीण विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की थी और शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी बात की थी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख सिफारिश की थी? तो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जो प्रमुख सिफारिश की थी इन्होंने, विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देना या शिक्षा में भ्रष्टाचार को कम करना, विद्यार्थियों के लिए रोजगार पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। अब देखिए, हर जगह उपरोक्त सभी नहीं लगा देना है जहां भी उपरोक्त सभी दिख रहा है। इसका आंसर उपरोक्त सभी नहीं है, इसका आंसर है विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देना